Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ग्रेविटेशन। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लॉज के बारे में। ओके, फ्री फॉलिंग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे। ओके, फिर मास वेट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। तो अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने से पहले उसका हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ग्रेविटी इंट्रोड्यूस किसने किया? तो कि सर न्यूटन ने हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसको आइडिया कहाँ से आया? तो वो गार्डन में बैठे थे। ओके, एप्पल के गार्डन में बैठे थे, तो एक एप्पल उनके ऊपर गिरा। तो उनके ऊपर से उनको थॉट आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, हम रहते तो क्या करते? तो हम रहते तो उस एप्पल को खा जाते। ओके, तो वहाँ से उनको एक आइडिया आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, यूनिवर्स में हर चीज़ नीचे ही क्यों आ रही। तो वो आइडिया को लेके घर पे गए। घर पे उनके जो भी लेबोरेटरी थे उसके अंदर गए। लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने सभी ऑब्जेक्ट को हवा में रखा, वो सब नीचे आ रही थी। खुद हवा में जाके खड़े रह गए, वो भी नीचे आ गए। तो वहाँ से उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, और उसके ऊपर से उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, फोर्स के ऊपर उन्होंने लॉ दिया। तो कोई भी बॉडी मोशन करती है, फॉर एग्जांपल एप्पल नीचे गिर रहा था, तो एप्पल नीचे गिरा मतलब मोशन कर रहा था। तो मोशन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या नीड होनी चाहिए? तो मोशन के लिए फोर्स जरूरी है कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तभी वो मोशन करेगा। मतलब नेट फोर्स होगा कुछ ना कुछ तभी वो मोशन करेगा। मतलब में मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो नॉर्मली 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स किसका बोलेंगे बच्चों? तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम इसको बोलेंगे जिसके लिए हमें क्या करना है, फोर्स लगाने के लिए 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हो। फॉर एग्जांपल मुझे डोर ओपन करना हो तो डोर के मुझे कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। मार्कर को ऊपर उठाना हो तो मुझे उसके कॉन्टैक्ट पे आना पड़ेगा। तो मतलब में ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट, या तो फील्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से? तो कि फील्ड फोर्स में कौन से? तो कि ग्रेविटेशनल फील्ड वाले फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स। मतलब में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील्ड फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कैसे? तो कि अर्थ है, अर्थ अपने सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उस इफेक्ट के अंदर कोई एम मास वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो वो फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर क्या होगा? तो कि वो चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा, उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो उसका डिस्कशन हम हायर क्लास के अंदर करेंगे। आज ओनली हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है उसके बारे में। तो ये लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो वो ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो 2 बॉडी फोर्स है। ओके, 2 बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कैसा होता है? ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होता है। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कोई मार्कर को आप रिलीज़ करो या तो कोई बॉडी को रिलीज़ करो तो ऑलवेज नीचे की तरफ ही आ रहा है, अर्थ उसको ऊपर की तरफ नहीं भेज रहा है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ ही खींच रहा है। उसका मतलब क्या है कि अर्थ ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ओके, और वो म्यूचुअल फोर्स होता है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है एक दूसरे बॉडी के ऊपर लगना। जैसे मार्कर के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है, वैसे ही मार्कर भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन अर्थ वाला फोर्स हमें दिख रहा है, अर्थ मार्कर के ऊपर फोर्स लगाएगा वो हमें दिखेगा। लेकिन मार्कर अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा वो नेग्लेजिबल होगा, कम अमाउंट में होगा, छोटा अमाउंट में होगा, इसलिए हमें वो दिखेगा नहीं। ओके, ओनली एक्सपीरियंस कौन सा होगा? तो कि मार्कर के ऊपर किसका फोर्स लगेगा? हमें अर्थ का फोर्स दिखेगा। ओके, और वो टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल फोर्स होते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन से? तो कि टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल के बीच में लगता है। टेरेस्ट्रियल ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो, अर्थ के ऊपर के जो भी बॉडीज़ है या जो भी ऑब्जेक्ट उनके बीच में भी लगेगा। और सेलेस्टियल मतलब में स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में भी लगेगा। मतलब ये यूनिवर्स है, मतलब में ये टेरेस्ट्रियल सेलेस्टियल के बीच में भी लगेगा। मतलब अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट और यूनिवर्स के अंदर के जो अपने हम बात करें स्पेस के अंदर के कोई ऑब्जेक्ट, उनके बीच में भी ये फोर्स लगेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, अर्थ के बाहर स्पेस के अंदर के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल के बीच में भी लगेगा वो। और वो जो एट्रैक्शन है किसके बीच में? तो 2 बॉडी के बीच में, एनी 2 बॉडी इन ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी के बीच में जो एट्रैक्शन लगता है वही क्या है? ग्रेविटेशन है। ओके,
तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब है एक दूसरे के ऊपर लगाना। जैसे कि मार्कर अर्थ के ऊपर लगा, अर्थ मार्क के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वैसे मार्कर भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। ओके, तो हमें पता चला कि कोई दो बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। हमने ऑब्जर्वेशन किया ही कि कोई स्टोन को अपर डायरेक्शन में थ्रो करे या तो बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो करे तो ऑलवेज वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो हमें पता है, हमने ऑब्जर्वेशन किया हुआ। तो उसको हमें निकालना हो, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाले। तो सर न्यूटन ने, साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, उसके ऊपर से लॉज बनाए। लॉज कब आते हैं स्टूडेंट, तो जब भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर कंक्लूजन निकलता, उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकलता है, मतलब में बाद में लॉज बनते हैं। ओके, कभी भी लॉज डायरेक्टली नहीं आएगा, वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो न्यूटन्स ने हमारे सामने लॉ रखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो किन फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है, मतलब बॉडी के मास के ऊपर, दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। तो वो रिलेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मास, मतलब में दो बॉडी है, मान लो ये मेरे पास दो बॉडी है, तो दो बॉडी के मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बॉडी का मास में बढ़ाते जाओ दोनों बॉडी का, तो इनके बीच में भी फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल, दो प्लेनेट के मास ज़्यादा है, दो प्लेनेट के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा। सन और अर्थ के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, दो प्लेनेट का मास ज़्यादा है। लेकिन दो मार्कर के बीच की बात करें, दोनों का मास कैसा है, कम है, तो फोर्स भी क्या होगा, कम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ओके, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास m1 बॉडी का मास है और ये m2 बॉडी का मास है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करें r जितना। ओके, अभी ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 टू बॉडी के मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर, दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ओके, प्लूटो हमारे जो सोलर सिस्टम में काफ़ी दूर है, मतलब में सन से उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उसका जो फोर्स है सन और प्लूटो के बीच में वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। ओके, डिक्रीज रहेगा, इसलिए उसका जो रिवोल्यूशन है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, तो हमें पता है कि हमारे प्लेनेट के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो प्लेनेट है वो क्यों सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, तो कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब फोर्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। ओके, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा F इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट हम पुट करें g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो g है इसको ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल या तो यूनिवर्सल। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, क्या है ये, तो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है प्रैक्टिकली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ओके, ये यूनिट कहाँ से लिखा मैंने, जी का, तो देखो यहाँ से जी को सब्जेक्ट बना दो, तो जी इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ, ये आर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ओके, इसके ऊपर से आप यूनिट लिखो, तो यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा आपका न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे ये जो है मास, और मास का क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, kg इंटू kg क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मतलब में यहाँ पे आपका न्यूटन यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना आपका, ये वाला फॉर्मूला, इसको ही क्या बोला जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं, एट्रैक्शन फोर्स। ओके, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। तो कि ग्रेविटेशन का यूज़ कहाँ पे, इम्पोर्टेंस कहाँ पे, तो कि
अर्थ के ऊपर हर एक कोई ऑब्जेक्ट स्टे कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वो किसके वजह से? तो क्या ग्रेविटेशनल पुल के वजह से। कोई भी चीज़ हवा पे नहीं उड़ रही है। ओके, हम क्लास में बैठे तो हमारे क्लास के बेंचेस उड़ नहीं रहे, हम नहीं उड़ रहे। ओके, तो वो क्यों? तो क्या हमारे अर्थ के ऊपर एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अंदर हमारे ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे वैसे उड़ नहीं रहा है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही हमारा सोलर जो अपना प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, वो प्लेनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, तो जो हमने उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ स्टडी किया, अभी डिस्कस किया हमने फॉर्मूला, तो उसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि हैवी बॉडी के अंदर, लाइटर बॉडी के अंदर फोर्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस, तो हमें उसके बीच का फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालें? तो फॉर एग्जाम्पल टू बॉडी M1 और ये M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं r जितना है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू 1 kg, दोनों सेम है इसलिए। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, वो कितना है? 1 मीटर। उसके ऊपर से आपको निकालना है दोनों के बीच का फोर्स F। ओके, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? F इक्वल्स टू Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और G की वैल्यू क्या थी? तो कि 6.67 प्रैक्टिकली ही है 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ओके, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास वैल्यू था। अब इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे तो F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना है? 1। ओके, मतलब में 1 का स्क्वायर, तो F कितना है आपका? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ओके, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ। ओके, दो लाइटर बॉडी के बीच का फोर्स निकाला तो वो भी क्या होगा? नेग्लेजिबल, 10⁻11 इतना कम होगा। ओके, अभी व्हेन अ टू बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, मतलब में टू बॉडी नहीं, एक सिंगल बॉडी है। ये कोई अर्थ है अपना, मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस r। ओके, अभी यहाँ पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m1 कंसिडर कर, तो दूसरा मास कौन सा था? दूसरा मास अर्थ का m2। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये रेडियस r होगा। तो m1 इक्वल्स टू 1 kg और m2 अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। डिस्टेंस कितना? तो अर्थ का रेडियस जितना, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास फोर्स फाइंड करना है। ओके, जब हम कोई सरफेस पे रखे और सरफेस पे, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला है Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपना। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे तो F इक्वल्स टू G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, M की वैल्यू कितना है? M1 की वैल्यू क्योंकि 1 kg, और M2 इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई R है अपने पास 6400 इंटू 10⁻³ उसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ओके, तो वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, ये M मास वाले के बॉडी के पास, ओके 1 kg के मास वाले के बॉडी के पास। ओके, कैलकुलेट कर लेना अपने आप से। ओके, अच्छे से आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या है कि व्हेन बोथ बॉडी आर हैवी, कौन से? तो क्या एक अर्थ ले ले, एक मून ले ले। ओके, अर्थ और मून के बीच में आपको फोर्स निकालना है। ओके, ये आपका अर्थ और ये मून, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो 3.84 इंटू 10⁸ होता है। तो उस केस में आपको दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो निकालना हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, F इक्वल्स टू Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दे। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11। M1 कितना है? तो M1 अब अर्थ को कंसिडर कर दो, उसका मास 6 इंटू 10⁻24, और M2 कितना है? तो कि मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ये बोथ ऑब्जेक्ट कितना होगा? तो कि 3.84 इंटू 10⁸, उसका पावर कितना? 2, मतलब में होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मतलब दो बॉडी के बीच के मास हो, दो बॉडी के पास मास हो और उसके बीच में आपको फोर्स निकालना हो, एट्रैक्टिव फोर्स। ओके, वो ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है अपने पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग F = G m1 m2/r²। अच्छे से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।